कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का गैर मामूली रश देखा गया है। इमिग्रेशन काउंटर पर मुसाफिरों की लंबी कतारें लग गई हैं। बैरून मुल्क जाने वाली 4 परवाजों के मुसाफिरों की इमिग्रेशन के अमल में ताखीर सामने आ रही है। ज़राए के मुताबिक मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल के साथ स्टॉप लिस्ट में भी नाम चेक किए जा रहे हैं। बात करेंगे शाहरुख शाह से, बताइएगा। जी, इस वक्त कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का जो है वो गैर मामूली रश इमिग्रेशन काउंटर्स पे जो है वो नजर आ रहा है, जिसमें मुसाफिरों की एक लंबी कतार जो है वो लगी हुई है, जिसकी फुटेज जो है वो सिटी न्यूज़ को जिसमें देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में जो है मुसाफिरों की इमिग्रेशन लाइन में जो है वो नजर आ रहा है, जिसमें बैरून मुल्क जाने वाली 4 परवाजों के मुसाफिरों की इमिग्रेशन के अमल में जो है वो ताख़ीर जो है वो सामने आई है। ज़राए के मुताबिक पता ये चला है कि मुसाफिरों की इमिग्रेशन की मुकम्मल जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की इमिग्रेशन के अमल के साथ साथ जो स्टॉप लिस्ट के नाम है उसको भी जो है वो चेक किए जा रहे हैं। जबकि तर्जुमान सिविल एविएशन से जब हमारी बात हुई तो इनका ये कहना है कि ये एक मामूली तौर पे जो है वो ये रश है, क्योंकि वक्तन फवक्तन ऐसा होता है कि फ्लाइट जो है वो एक साथ जो है वो लैंड करती हैं 5 से 10 मिनट की डिफरेंस से, तो उनके जो पैसेंजर्स हैं जो उतरते हैं वो इमिग्रेशन पे जो है वो आते हैं, जिसकी वजह से रश जो है वो नजर आता है। इसी की वजह से उनका मजीद जो है वो ये मौक़िफ़ था कि FIA काउंटर्स पे मुमकिन तौर पे कभी कभार ये चीज़ सामने आती है कि FIA इमिग्रेशन पे जो मौजूद FIA के अफसर हैं वो किसी वजह से खाने की वक्फे और दीगर जो है वो वक्फों के बाइस जो है वो अपने काउंटर से चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी जो है वो काउंटर जो है वो कम चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से लेट जो है वो इमिग्रेशन लाइन मुकम्मल की जा रही होती है। तो ये वजूहात जो है वो बताई हैं। इस वक्त जो है वो एयरपोर्ट पे मुसाफिरों का गैर मामूली रश जो है वो देखा गया है, जिसमें इमिग्रेशन काउंटर पे इस वक्त जो है वो लोग अपनी इमिग्रेशन करवा रहे हैं। इमिग्रेशन में ताख़ीर का शिकार है। अच्छा, ये बताइएगा शाहरुख के पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स का तो खासा है, वहाँ पर तो देर लगती ही है, आज क्या बात है, आज क्यों गैर मामूली रश है? जी बिल्कुल, देखें, जैसा मैंने अभी बताया कि तर्जुमान सिविल एविएशन से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज जो है वो मुमकिन तौर पे फ्लाइट जो है वो एक साथ जब लैंड करती हैं तो उनका भी जो है वो रश आ जाता है, रश जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से जो जाने वाले मुसाफिर हैं उनकी भी इमिग्रेशन जो है वो हो रही होती है। तो काउंटर पे जो FIA हुकाम हैं वो जो है वो गैर हाजिर होते हैं, जो है वो खाने के वक्फे पे या दीगर जो है वो कामों पे जब निकल जाते हैं तो FIA के काउंटर्स जो है वो खाली हो जाते हैं। तो काउंटर्स पे जो है वो अक्सर जो भट्टे में होते हैं वही इमिग्रेशन जो है वो कर रहे होते हैं। तो इस वक्त जो है वो इमिग्रेशन किया जा रहा है। FIA काम भी जो है वो काउंटर्स, चंद काउंटर्स खाली हैं, चंद काउंटर्स पे जो है वो FIA के अफसर इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, जो कि पैसेंजर्स की जो है वो जो बैरून मुल्क जा रहे हैं उनकी जो है वो इमिग्रेशन चेक कर रहे हैं। और इस वक्त जो स्टॉप लिस्ट पे नाम है ज़राए का, ये जो है वो ज़राए का ये कहना है कि जो बैरून मुल्क जाने वाले इमिग्रेशन हैं उसमें जो स्टॉप लिस्ट के नाम है उसको भी जो है वो ये चेक कर रहे हैं। FIA इमिग्रेशन जिनके नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल हैं उनको भी जो है वो चेक किया जा रहा है कि आया कि वो किसी जो है वो आवाम उसके जो है वो ना निकल जाए, क्योंकि वो उनका नाम स्टॉप लिस्ट में जो है वो शामिल है। ठीक है शाहरुख, आप हमें अपडेट कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत लोकल बॉडीज़ के हवाले से इजलास हुआ है। निगरान वज़ीर आला का लोकल बॉडीज़ में घोस्ट मुलाजमीन को फारिग करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर को सेक्रेटरी बल्दियात मंजूर शेख की ब्रीफिंग। कराची और शहीद बेनज़ीराबाद में ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा लोकल बॉडीज़ अपने तरक्याती काम ईमानदारी और दयानतदारी से करें। मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली मासूद मौजूद हैं। जी आजिज़। जी देखिए, ये एक अहम इजलास हुआ है निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की सदारत में, जिसमें वज़ीर बल्दियात मुबीन चुमानी और सेक्रेटरी बल्दियात मंजूर शेख समेत महकमा बल्दियात के तमाम इदारों और तमाम शोबाजात के अहम अफसरान ने शिरकत की। इस इजलास में जो बड़ा फैसला वो हुआ है, जो स्ट्रिक्टली वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि महकमा बल्दियात के तमाम शोबाजात के जो घोस्ट मुलाजमीन है, जो गैर हाजिर मुलाजमीन है, उनको फौरी तौर पे फारिग किया जाए। ये एक बड़ी खबर है कि इतलात के मुताबिक महकमा बल्दियात के मुख्तलिफ शोबाजात से हज़ारों मुलाजमीन जो हैं उनकी एक फहरस्त आई है कि वो घोस्ट हैं। तो वज़ीर आला सिंध ने कहा है
कि इन तमाम मुलाजमीन को फौरी तौर पे कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके फारिग किया जाए। इस इजलास में ट्रांजैक्शन पीरियड के हवाले से बात हुई है, क्योंकि तमाम यूनियन काउंसिलों, टाउन कमेटियों और मेयर्स, डिप्टी मेयर्स के जो ओहदे हैं, ट्रांजैक्शन पीरियड की वजह से वहाँ बहुत सारा मसला है। तो वज़ीर आला को बताया गया कि कराची और शहीद बेनज़ीर अब्बास की तो ट्रांजैक्शन पीरियड मुकम्मल हो गई है। हैदराबाद, लाड़काना और खक्खर की ट्रांजैक्शन पीरियड को और दीगर अजला के ट्रांजैक्शन पीरियड को 1 अक्टूबर को मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। ये भी बड़ी खबर है। ट्रांजैक्शन पीरियड की वजह से बल्दियाती इदारे लटके हुए थे, बल्दियाती नुमाइंदगान खास तौर पे। तो आज वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह तौर पे अहकाम दिए हैं कि 1 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन पीरियड को मुकम्मल किया जाए, जिसके बाद ये जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको फाइनेंशियल अख्तियारात मिल जाएंगे और इनके काम करने में बहुत सारी आसानी होगी। निगरान वज़ीर आला ने कहा है कि वो बल्दियाती इदारों को मजबूत और मुस्तहकम करना चाह रहे हैं, लिहाजा इसलिए फौरी इक़दाम किए जाएँ ताकि बल्दियाती इदारे स्मूथली अपना काम जारी रख सकें। जी ठीक है, आदिल जमाली हमें अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कराची सिविल अस्पताल के बच्चा वार्ड की राहदारी की मरम्मत ना हो सकी, राहदारी खस्ता हाल हो चुकी है, प्लस्तर गिरने का सिलसिला अब भी जारी है। अगर मुतल्लिका इदारों ने नोटिस ना लिया तो ये किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। बात करेंगे राबेल अशरफ से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल अस्पताल में और यहाँ पर जो है बच्चों के वार्ड में जो है सिविल एमरजेंसी, चिल्ड्रंस एमरजेंसी जो थी वहाँ पर एक महीना कबल जो है यहाँ पर एक छत का प्लस्तर गिर गया था, जिसमें से जो है ईंटें वो नीचे गिरी थी। ताहम कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन ताहम अभी तक जो है वो काम नहीं किया जा सका। इसी तरह जो है यहाँ पर उसको छोड़ दिया गया है। यहाँ पर MS से भी बात करने की कोशिश की थी, उनके मुताबिक जो है बिल्डिंग काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है ये इसी तरह प्लस्तर जो वो गिर रहे हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पर गेट के बाहर जो है मरीज़ों का रश लगा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर गंदगी का ढेर भी लगा हुआ है। ना सिर्फ अस्पताल इंतजामिया को हम सामने रखा जाता है, बल्कि मरीज़ों को भी रखा जाता है। जो आने वाले मरीज़ हैं वो भी जो है इस गंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालते हैं और पान की पीकें यहाँ पर लोगों ने फेंकी हुई हैं। इसी तरह जो है गटर्स भी आए हुए हैं जो कि खतरे की अलामत बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया राबेल, आपने हमें अपडेट। आगे बढ़े, आपको बताएं उर्दू यूनिवर्सिटी को एक बार फिर बंदिश का सामना। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में नक्स अमन के खदशे के पेश नज़र ताले लग गए हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, सैयद ज़ुबैर राशिद हमें अपडेट करेंगे। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस के बिल्कुल ही बाहर और नुक्स अमन के ख़तरे के पेश नज़र जो है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का अब्दुल हक कैंपस जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है बंद कर दिया गया है। जबकि मैं आपको ये भी अपडेट करता चलूँ कि जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का जो गुलशन कैंपस है वहाँ पर तदरीसी अमल जो है वो मुअत्तल रखा गया है। सिक्योरिटी खदशात हैं, सिक्योरिटी के इदारों की जानिब से सिक्योरिटी थ्रेट्स थे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में, जिसके सबब जो है इंतज़ामिया ने जो है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस को बंद करने और जो गुलशन कैंपस है उसमें तदरीसी अमल मुअत्तल रखने का जो है फैसला किया गया। शॉर्ट टर्म नोटिफिकेशन था, बहुत ही जल्दबाजी में कह सकते हैं कि उस नोटिफिकेशन को निकाला है। सुबह सवेरे 7:15 पर बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जो है निकाला गया है। जबकि ज़राए का ये कहना है कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में एक तलबा तंजीम की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा था, जिसमें 2 तलबा तंजीमें जो हैं आपस में उनका तसादुम ना हो जाए, इस वजह से जो है यूनिवर्सिटी को बंद रखा गया है, ज़राए ये कहते हैं। लेकिन जो नोटिफिकेशन जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है जारी किया गया, उस यूनिवर्सिटी में नुक्स अमन के खतरे के पेश नज़र जो है ये फैसला किया गया है कि आज बरोज़ जुमेरात वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का अब्दुल हक कैंपस और जो गुलशन कैंपस है उसमें तदरीस अमल मुअत्तल रखा जाएगा। सुबह सवेरे जो है यहाँ पर तालिब इल्मों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि सिक्योरिटी
के हवाले से यहाँ पर यूनिवर्सिटी को बंद रखा। आज वो दोबारा से ही वही मामला जो है अब फिर से उठ चुके हैं कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का अब्दुल हक कैंपस जो है आज मुकम्मल तौर पर बंद है। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या कल भी उर्दू यूनिवर्सिटी का ये कैंपस बंद रहेगा या खुला रहेगा, इसके हवाले से कोई भी हतमी फैसला जो है नहीं हो सका है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गुलबर्ग में जारी तजावुजात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर का एक्शन। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 आयशा मंजिल पर तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। सड़कों से ठेले पथारे हटा दिए गए। हसन जफर ने बताया कि कार्रवाई अवामी शिकायत पर अमल में लाई गई। मजीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, कराची में तजावज़ात की अगर बात की जाए तो नासूर बनता जा रहा है शहर के लिए ये सारा मसला। इससे ना सिर्फ ये कि शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी रहती है, ट्रैफिक जाम के वाक़यात होते हैं, ट्रैफिक की जो जाम होते हैं उसकी वजह से ईंधन जो है वो ज़ाया होता है और बड़े पैमाने पर कौमी सरमाए का नुकसान भी होता है। इस मसले को हल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग जो कि अभी चार्ज संभाला है हाल ही दिनों में इन्होंने, हसन जफ़र, उनकी जानिब से कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई की गई है आयशा मंजिल ब्लॉक 7 में, इसके सराउंडिंग के एरिया में, जहाँ पे एक तवील अरसे से तजावज़ात की भरमार थी और लोगों को काफ़ी शिकायत थी। उस शिकायत का इस वक्त अजाला किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर तजावज़ात को जब्त कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं हसन जफ़र, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, चार्ज संभालने के बाद सबसे पहली तरजीह आपकी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव क्यों दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मैंने कल चार्ज संभाला है तो उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ पे एक मेजर इशू, वन ऑफ द मेजर इश्यूज़ जो कि गुलबर्ग सब डिवीज़न में है वो इंक्रोचमेंट के हवाले से है। इस हवाले से आज हमने इस जो है ना इस एरिया से स्टार्ट किया है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ना वो पथारे वालों की शिकायत थी कि वो यहाँ पे रोड ब्लॉक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है ना आज हमने ये स्टार्ट लिया है। इसके बाद हम बहुत सारे और एरियाज़ को भी कवर करते जाएंगे ऑन अ डेली बेसिस इंशाल्लाह। इसमें हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन रहा। डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट DMC की तरफ से सारा स्टाफ उनका भी मौजूद है और उसके अलावा पुलिस का भी बड़ा अच्छा ताउन हमारे साथ रहा है। SHO साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह अगर ये ताउन रहा तो हम इंशाल्लाह जो आवाम है उनको ये इंक्रोचमेंट के जो मुश्किलात हैं उनसे हम दूर कर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जब भी चलाई जाती है उसके बाद दोबारा तजावज़ात कायम हो जाती है, मुस्तकिल हल जो है वो हॉकर जोन का क़याम बताया जाता है, क्योंकि गुर्बत की शरह बढ़ती जा रही है, ठेले पतारों की तादाद शहर में बढ़ती जा रही है। हॉकर जोन पे भी जो है माजी में जो असिस्टेंट कमिश्नर से या डिप्टी कमिश्नर थे वो काम कर रहे थे। फर्दर आपकी पॉलिसी इस हवाले से क्या हो? बिल्कुल, इसके हवाले से हमारी डिस्कशंस भी हो रही हैं। DC साहब की तरफ का भी बड़ा इंटरेस्ट है इस हवाले से और हम इंशाल्लाह जो है ना जल्दी कोशिश करते हैं कि एक हॉकर जोन का क़याम कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई वगैरह और इन सब की वजह से लोगों का ज़रिए माश भी तो इससे डिस्टर्ब होता है। तो उस हवाले से इंशाल्लाह जल्द हमारा प्लान है कि हम कोई ना कोई इसके ऊपर प्लानिंग करके सबके साथ सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके इसका क़याम कर लेंगे। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि ये जो मकाम है ये शेर शाह सूरी रोड से जो है रिलेटेड है, शाहराह पाकिस्तान से रिलेटेड है, जहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है और यहाँ पे तजावज़ात का खात्मा आवाम को रिलीफ फराहम करेगा। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद, हमें अपडेट करे थे। सिविल अस्पताल के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नसरुल्लाह मेमन का ट्रांसफ़र लेटर जारी हो गया है। महकमा सेहत में रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई। सिविल अस्पताल कराची में 1 माह कबल नए MS खालिद बुखारी ने ओहदा संभाला था। उनसे कबल सिविल अस्पताल की सिक्योरिटी से लेकर तमाम मामलात एडिशनल MS नसरुल्लाह मेमन की ज़ेर निगरानी चल रहे थे। अब महकमा सेहत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि डॉक्टर नसरुल्लाह मेमन महकमा सेहत में रिपोर्ट करें। अहलियान कराची के लिए गैस बहरान से छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो गया। शहर में रात 11 से सुबह 6 बजे तक 7 घंटों के लिए गैस की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। शहर कायद में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी की शिकायत बढ़ने लगी। सईदाबाद, रजाकाबाद, बल्दिया टाउन, दाऊद चौरंगी, दुम्बा गोट, सरजानी टाउन गैस से मुतासर हैं। साइट, ओरंगी टाउन, कुरंगी, तेसर टाउन, गदाब टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस मसाइल बरकरार हैं। शहरी कहते हैं कि गैस बहरान से ज़िंदगी मुश्किल होकर रह गई है। SSGC के शिकायती मराकज़ में शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हो सका। तर्जुमान SSGC के मुताबिक गैस लोड शेडिंग कहीं नहीं है। सार्फिन की सहूलत के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जा रहा है। बल्दियाती नुमाइंदों को 1 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन पीरियड ख़त्म होने की उम्मीद हो गई है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं ट्रांजैक्शन पीरियड की तलवार लटकी हुई है, उम्मीद है 1 अक्टूबर को इसे ख़त्म किया जाएगा। ट्रांजैक्शन पीरियड के खात्मे से बल्दियाती सरगर्मियों में इजाफा होगा। मजीद बताएंगे आजिज जमाली।
دیکھیں سندھ کی نگران حکومت نے ایک اہم اعلان کیا ہے. حکومت کہتی ہے کہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں، خاص طور پہ میئرس ہیں اور چیئرمین ہیں، یو سی چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین، جن کے بارے میں بڑی افواہیں بھی گشت کر رہی تھیں کہ بلدیاتی اداروں کو توڑا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، چیئرمینوں کو ختم کر کے ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے جا رہے ہیں، اس طرح کی خبریں بھی عام تھیں. لیکن آج سندھ کی نگران حکومت نے واضح کر دیا کہ 1 اکتوبر تک یہ جو ٹرانزیکشن پیریڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور 1 اکتوبر کے بعد منتخب نمائندوں کو مکمل طور پہ بااختیار کیا جائے گا. اس وقت میرے ساتھ کراچی کے بیٹے، کراچی سے منتخب ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد موجود ہیں. اسی حوالے سے میں ان سے بات کروں گا. جی، ٹرانزیشن پیریڈ تھا، ایک پروسیجر ہے حکومت کا، اور جو کہ ایسٹس جو ضلع کونسل یا ڈی ایم سیز بنے اور وہ ٹاؤن ہوئے تو ایسٹس ڈسٹریبیوٹ کرنے میں ٹائم لگا تھا، اور الحمدللہ وہ پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور 1 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی تمام چیئرمینوں کو اختیارات مل جائیں گے اور وہ اپنے کام سر انجام دیں گے، عوام کی خدمت کریں گے اس شہر میں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ہمیں اوت لینے کے بعد ہم کراچی کی سڑکوں پر موجود ہیں عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، اور کے ایم سی کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے، عام لوگوں کے لیے بھی، ان کے نمائندوں کے لیے بھی. تو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. نہ ہم اختیارات کا رونا روئیں گے، نیت ہو کام کرنے کی تو میں کہتا ہوں یہ اختیارات کا کیوں ایشو نہیں بنتا. اچھا ڈپٹی میئر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے اور میئر صاحب نے ایک ضمنی الیکشن کے ذریعے دوبارہ یو سی چیئرمین منتخب ہونا ہے، اس کے لیے کچھ نشستیں خالی کروائی گئی تھی، کیا ہوا اس الیکشن کا؟ دیکھیں، ہم نے تو نشستیں خالی کر دی ہیں. جب الیکشن کمیشن شیڈول جاری کریں تو انشاءاللہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے، اور میدان میں جا کر عوام سے ووٹ لیں گے. کامیاب ہو کر، جو ایک پروسیجر ہے، کامیاب ہو کر آئیں گے. بہت بہت شکریہ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، جنہوں نے یہ بتایا کہ جو ٹرانزیکشن پیریڈ 1 اکتوبر کو ختم ہو رہا ہے اور حکومت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمام میئرز کو اور چیئرمینوں کو بااختیار کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس وجہ سے ان کے کام میں مزید بہتری آئے گی. جی، محکمہ محنت و افرادی قوت کے ذیلی اداروں میں مبینہ طور پر غیر قانونی بھرتیاں. 6 ذیلی اداروں سے 1 سے 4 گریڈ تک کی 1200 سے زائد بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آزاد نوہریوں موجود ہیں. بتائیے گا آزاد. جی بالکل، سندھ کے محکمہ برائے محنت و افرادی قوت کے 6 ذیلی اداروں میں مبینہ طور پر 1200 سے زائد لوور اسٹاف کے ملازمین کی بھرتیوں کے معاملے کا جو محکمہ محنت و افرادی قوت نے 6 اداروں کے سربراہان کو خط ارسال کر کے ان سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے. ان اداروں میں سندھ سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوٹ مینیجر جو ہے بورڈ ہے، اس کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل ہے محنت و افرادی قوت ورکر ویلفیئر بورڈ، اسسٹنٹ کمشنر مائن لیبر آرگنائزیشن سے بھی ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے انہوں نے کہا گیا کہ فوری طور پر 1 سے 12 گریڈ کی جو بھرتیاں کی گئی ان کا ریکارڈ جو محکمہ محنت و افرادی قوت کے پاس جمع کرایا جائے. اس کے بعد یہ ریکارڈ جو ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو پیش کیا جائے گا. ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو یہ رپورٹ سندھ ہائی کورٹ پیش کرے گی، کیونکہ ایم پاکستان نے ان بھرتیوں کو غیر قانونی قرار دے کر سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر رکھی ہے، اور اس پٹیشن کے باعث جو محکمہ محنت و افرادی قوت نے ان ذیلی 6 اداروں میں جو غیر قانونی طریقے سے 1 سے 12 گریڈ کی بھرتیاں کی گئی، جس میں ڈرائیور، لفٹ آپریٹر، الیکٹریشین اور مڈ وائف شامل ہے، جن کی بھرتیاں کی گئی تھی. ان کی بھرتیاں جو 21 جولائی یعنی سندھ کابینہ جو مراد علی شاہ تھی یہ ختم ہونے سے قبل کی پرانی تاریخ میں اور اس وقت تک آفر آرڈر جاری کیے گئے، جس کے بعد یہ معاملہ عدالت تک پہنچا اور عدالت نے اس معاملے کا نوٹس دیا. تو اس وقت اس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا کہ کیونکہ ان 6 ذیلی اداروں میں غیر قانونی بھرتیاں کس طریقے سے کی گئی، ان کی معاملے کا جو ہے اس وقت صوبائی وزیر سعید غنی تک کو پتہ نہیں بھرتیاں کس طرح کی گئی، لیکن افسران نے ملی بھگت کر کے یہ غیر قانونی بھرتیاں کی، جس کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے. جی بہت شکریہ آزاد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. لڑکی سمیت 13 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں درخواستوں کی سماعت ہوئی. بات کریں گے، نعمان گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعمان، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، سندھ ہائی کورٹ میں لڑکی سمیت 13 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی. سماعت میں عدالت نے لاپتہ افراد کی عدم بازیابی پر پولیس اور محکمہ داخلہ سندھ پر برہمی کا اظہار کیا. جسٹس نعمت اللہ پنکوٹو نے ریمارکس کیے کہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ پریشان ہیں، کسی کو احساس نہیں ہے، سیکرٹری داخلہ کو جا کر بولیں.
دفتر سے باہر بیٹھنے سے بہتر ہے کوئی پیش رفت دکھائیں، ورنہ انہیں عدالت میں یعنی کورٹ روم میں بلا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ جسٹس نعمت اللہ خانگودو نے کہا کہ آئی جی سندھ کو بھی پولیس افسران کی کارکردگی بتانی چاہیے۔ عدالت کا لاپتہ افراد کے معاملے پر مہینے میں 2 بار JIT اجلاس منعقد کرنے کا حکم دے دیا۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ اداروں پر براہ راست سے الزام لگاتے ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ وفاقی سیکرٹری داخلہ اپنے ماتحت اداروں سے رپورٹ حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، رپورٹ حاصل کریں اور رپورٹ پیش کی جائے۔ بہت شکریہ نعمان گل۔ کمشنر کراچی نے شہر میں دودھ کی نئی قیمت کے تعین کے لیے اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں ڈیری فارمرز کنزیومر ایسوسی ایشن بیورو آف سپلائی کے نمائندگان سمیت ڈپٹی کمشنر شریک ہوں گے۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے ایاز رانا سے۔ ایاز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ آج جو ہے وہ کمشنر صاحب جب سے انہوں نے اپنا چارج سنبھالا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اب تک میڈیا سے تو انہوں نے بات نہیں کی ہے، اور آج بھی میٹنگ جو وہ ان کیمرہ رکھی گئی ہے، اور تمام اسٹیک ہولڈرز یعنی کہ اس میں ڈیری فارمرز ہیں، دودھ کے جو ریٹیلرز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈپٹی کمشنرز کو بھی جو ہے وہ ساتھ مدعو کیا گیا، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک اجلاس طلب کرنا ہے جو 1 بجے شروع ہونا ہے۔ اب تک جو ہے وہ کمشنر صاحب خود تو آفس نہیں پہنچے، لیکن جو دودھ کی قیمتیں ہیں اس کا تعین کیا جانا ہے، کیونکہ اس وقت سرکاری جو قیمت ہے وہ 180 روپے ہے، اور جبکہ مارکیٹ کے اندر اس وقت اگر دودھ جو بیچا جا رہا ہے وہ 230 روپے سے لے کے 240 روپے تک بیچا جا رہا ہے، جو اگر اس پہ ہم ڈفرینس دیکھیں تو وہ 50 روپے کا جو ڈفرینس ہے۔ اور یومیہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان جو کراچی کی جو کھپت ہے وہ دودھ کی 50,000 لیٹر کی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے کراچی کی، اور اگر بات کریں اس کو 50 روپے جو اضافی چارج کیے جا رہے ہیں تو اس سے تقریباً یومیہ جو ہے وہ 2.5 کروڑ روپے اضافی جو ہے وہ یومیہ بوجھ جو ہے وہ عام افراد جو شہری ہیں ان کی جیبوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور اگر اس کو ہم بات کریں مہینے میں تو وہ 30 دن سے اگر اس کو ہم دیکھا جائے تو یہ تقریباً 7.5 ارب روپے جو ہے وہ اضافی جو ہے کراچی کی عوام سے جو ہے اس وقت دودھ کی اضافی 50 روپے کی جو قیمت اضافی چارج کیا جا رہا ہے، 180 اور 230 اگر ہم لگائیں 50 روپے کا جو ڈفرینس ہے، اس طریقے سے یہ اتنے زیادہ پیسے جو اضافی عوام پہ بوجھ ڈالا گیا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے، یہ اس کی تعین کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے ایک اجلاس ہم نے دیکھا کہ اکثر کمشنر ہاؤس میں جو ہے وہ یہ اجلاس طلب کیے جاتے ہیں، جو کہ بغیر کسی فیصلے کے اگلی تاریخ پہ جو ہے وہ ملتوی کر دیے جاتے ہیں۔ اب تک یہ فیصلے کا تعین نہیں ہو سکا کہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یا جو کمشنر کی جانب سے جو وہ یہ کون اس کے اوپر کارروائی کرے گا، کون اس کا ذمہ دار ہے۔ اب تک یہ بات جو ہے عوام پوچھنے کے لیے جو ہے مجبور ہے کہ یہ جو ہم پہ جو لسٹیں تو جاری کر دی جاتی ہیں، چاہے اس کے اندر دال ہو، سبزی ہو، مرغی ہو، گوشت ہو، ایاز اور رانا جو ہمیں سب سے بڑا اپڈیٹ کر مسئلہ رہے تھے، ہے بہت شکریہ۔ FPCCI نے ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کو معیشت کے لیے مثبت قرار دے دیا۔ مزید بتائیں گے اشرف خان۔ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے اقدامات ہو رہے ہیں، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو روپیہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، ڈالر کمزور ہو رہا ہے۔ ڈالر آج 295 روپے سے بھی نیچے آ گیا، اس کے کیا مثبت اثرات ہوں گے جانتے ہیں۔ FPCCI کے نائب صدر شبیر منشا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیا؟ یقیناً جو اس وقت ڈالر کی پوزیشن ہے وہ بہتری ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہمیں لگتا ہے کہ جب سے چیف صاحب نے ملاقات کی تھی تاجروں سے، انہوں نے یہ چیز کو انشور کرایا تھا کہ یہاں اسمگلنگ پہ یا دوسرے حوالہ ہنڈی پہ یا ایکسچینج کے اوپر کافی کریک ڈاؤن ہوگا۔ تو یہ سن کے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑی خوشائند ہیں، اس لحاظ سے کہ یہاں مارکیٹ میں جو غیر قانونی تجارت کر رہے تھے، جن کے پاس ڈالر پڑے رہ گئے، ان کا خریدار شاید نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہ بینکوں میں جمع کرا دیں، اور جو ڈالر ہے وہ مستقل نیچے کی طرف اس کا ٹرینڈ ہے، کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے۔ تو یہ بہت پازیٹیو سائن ہے۔ اسمگلنگ کے اوپر جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کو بھی ہم بہت سراہتے ہیں کہ اسمگلنگ چونکہ اس وقت کافی زیادہ کریک ڈاؤن کا شکار ہے، یا جو پرانے معاملات ہیں اس میں بہتری کی طرف راستہ ہے، تو یہ ہمارے کو بہت پازیٹیو ہے۔ اس کی وجہ سے جو ڈالر کی غیر قانونی ڈیمانڈ تھی اس کو روک دیا گیا ہے۔ یہ بڑے اچھے اور احسن اقدامات ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ڈالر نیچے آ رہا ہے، چیزیں کنٹرول کی طرف جا رہی ہیں، تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اس کے اثرات جو کہ ڈالر کم ہونے کے، یا جس طرح سے اسٹیٹ بینک نے اس چیز کو ایکنالج کیا کہ جو افواہیں تھیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا لیکن انٹرسٹ ریٹ یا اسپریڈ نہیں بڑھایا گیا،
तो अब इसको वापसी की तरफ कुछ होना चाहिए, महंगाई में कुछ कमी आनी चाहिए, इसके असरात आवाम में और इंडस्ट्री को और तिजारत को मिलने चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि ये बहुत बेहतर तरीके से बहुत बेहतर तरफ जा रही है। जी, जैसे कि आपने सुना, ये कहा जा रहा है कि जो डॉलर नीचे आ रहा है तो उसके जो असरात आवाम को भी मुंतकिल होने चाहिए। जैसे बिजली की कीमत बढ़ी है, फ्यूल की कीमत बढ़ी है, तो आगे चल कर ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिले और महंगाई की रफ्तार कम हो सके।